जेरूशलम के बाब अल अमूद यानी दमस्कस गेट पर एक बड़ा हमला हुआ है, बड़ी घटना हुई है जिसमें एक अकेले फिलिस्तीन 33 साल के युवक जियाद अबू सुबह ने 2 इजरायली सोल्जर्स पे हमला कर दिया। जेरूशलम के अंदर इस तरह का हमला बड़ा नायाब है। दोनों आईडीएफ सोल्जर्स घायल हैं और जियाद अबू सुबह शहीद हो गए। वो खुद नकाब एरिया के हैं और उससे पूरा देखिए इस पूरे संघर्ष में एक नया आयाम जुड़ता है। देखिए कितनी नॉलेज, क्योंकि कल हमने जो यमन के बारे में आपको बताया एग्जैक्टली जिस तरीके से जेरूशलम और जो तेल अवीव को जो हाईवे कनेक्ट करता है और क्यों 20 लाख लोग क्यों कल डिस्टर्ब हुए। आज आप देखिए उसके बारे में और फैक्ट्स आए और मैं आपको वो भी बताऊंगा, हिजबुल्लाह की जो ताजा स्थिति है वो बताऊंगा और उसके साथ साथ जो गाजा से लेके वेस्ट बैंक में जो लड़ाइयां हुई है वो बताऊंगा और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी बताऊंगा। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में स्वागत है, आपका स्वागत है। और आज यानी 16/9/2024 के दिन मैं आपसे मुखातिब हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पिछले वीडियो में करीब 1000 से ऊपर कमेंट्स किए, उसके व्यूज भी 50,000 के ऊपर गए। और मैं इस समय असल में कुछ बेंगलोर में कुछ ऐसी मेरे ऊपर कुछ एक पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की कोशिश हो रही है जिसको मैं कम्बैट कर रहा हूं आप सबके आशीर्वाद से, लेकिन बहुत सारे अपने चहेतों से भी संपर्क नहीं रख पा रहा हूं, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपना ईमेल आईडी ज़रूर शुरू में जो कमेंट बॉक्स में आज छोड़ूंगा और रोज़ छोड़ूंगा इसको, ताकि आप लोग मुझसे सीधे संपर्क कर सकें किसी भी मसले पर। अब हम आते हैं अपनी पूरी स्थिति पे, आज के नैरेटिव पे। आज का नैरेटिव देखिए यही है कि जहां पर यूक्रेन में रशिया ने कर्क्स रीजन वापस यूक्रेन से छीनना शुरू कर दिया है। कर्क्स वो इलाका जहां यूक्रेन ने, ताकि रशिया डॉनबास रीजन में जो को कब्जा करते हुए कीव की तरफ बढ़ आता वो रुक सके, तो कर्क्स में एक डाइवर्जनरी जो कि रशिया का इलाका है उस पर हमला किया था 26 अगस्त के आसपास और नेटो का पूरा समर्थन था। और नेटो ने तो आप तो जानते हैं न्यूक्लियर वॉर की स्थिति यूक्रेन में पूरी आ रही है, दोनों तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, हालांकि उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अभी उसमें जो रशिया ने किया है कर्क्स रीजन में 2 इलाके पूरी तरह से यूक्रेन से मुक्त करा लिए हैं, यूक्रेन की फोर्सेस को पीछे ढकेल दिया है। और कर्क्स इन्वेजन जिस दिन देखिए खत्म होगा वो 1 हफ्ते की बात है, और जैसे ही रशिया कीव के पास पहुंचेगा नेटो सरेंडर कर देगा। नेटो में वो ताकत नहीं, ये कह रहे थे हम लॉन्ग टर्म बैलिस्टिक मिसाइल देंगे यूक्रेन को जो सीधे रशिया मॉस्को तक मार सके। अरे यार तुम ऐसे दुनिया को, ये कोई मतलब रशिया कोई उस तरह का वो देश नहीं है कि जहाँ पर तुमने चढ़ाई कर दी और तुमने कूट डिटैच कर लिया। ये वेनेजुएला में नहीं है, वेनेजुएला तक में तुम नहीं कर पाए। वहाँ पर जो मेदुरो जो प्रो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट है वो जीत गए, तुमने कू करने की कोशिश की, फेल हो गए। और रशिया में तुम ये करने की कोशिश करो जो बुरी तरह से मत खाओगे। अभी देखिए जो फिलिस्तीन के मसले पे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, फिर से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बात हो रही है कि लेबनान पे इजराइल हमला करेगा। लेकिन लेबनान पे हमला कैसे करेगा? लेबनान ने जिस तरीके से आज 32 हमले किए, 32, और उन 32 हमलों में कम से कम 3 जगह इजराइल में आग लग गई है। मैं आपको देखिए सबसे पहले जो बाब अल अमूद यानी दमस्कस जो गेट की जो घटना है उसके बारे में बताता हूँ। जियाद अबू सुबह शहीद को सलाम। क्या हुआ कि दमस्कस गेट जो है वो नॉर्थ, एक तरह से समझ लीजिए नॉर्थ वेस्ट में है, जेरूशलम के नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद वहीं से नाब्लस रोड जाती है, वही नाब्लस रोड दमस्कस को जाती थी। पुरानी जो एंशियंट रूट था वो यही था कि जेरूशलम से नाब्लस होते हुए ये पूरी रोड दमस्कस तक जाती थी। इसका बड़ा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर जिसने आईडीएफ के सोल्जर्स को हमला किया और किस तरह से, ये पूरा एक वॉल है, जैसे मतलब वॉल्ड सिटी टाइप की है। अब जैसे कश्मीरी गेट आप देखिए, अभी भी दिल्ली में कुछ जो ये काबुल गेट है या जो उसको खूनी दरवाज़ा कहते हैं उस तरह, तो अब तो दिल्ली में तो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन हो गया, लेकिन आप सोचिए कि उस तरह का कुछ आर्किटेक्चर अभी भी बना हुआ है जेरूशलम में। तो जो आईडीएफ के सोल्जर आगे 2 जा रहे थे, उनको पीछे से आके 33 वर्षीय जियाद ने उन पर हमला किया और उनको खींचा। आप सोचिए 2 आईडीएफ सोल्जर्स हट्टे कट्टे, उनको खींच के, दोनों को ऐसे खींच के बगल में ले गया और उसने मारी, मतलब चाकू एक के गले में एक के यहाँ, पूरा फट गया। और उसके साथ और जो आईडीएफ सोल्जर्स थे उन्होंने गोली मारी,
गोली जब लगी है जियाद को, उसके बाद हुई उसने चाकू को उल्टा करके, इस तरह से उल्टा करके, यानी उसकी नोक पकड़ के अपने हाथ में, गिर रहा था, मर रहा था, लेकिन उसने ऐसे फेंकी। और वो तीसरे आइडियल सोल्जर्स को एक पूरा मतलब एक यहां से उसका गैश करते हुए, हल्का सा गैश करते हुए वो निकल गई। तो मतलब 3 आइडियल सोल्जर्स घायल हुए, 2 तो ऑफिशियली, एक की हालत बहुत गंभीर है। तो ये अच्छा, अब जियाद अबू सवेह कहां से आता है? ये नकाब का है। नकाब यानी जो नजिब, जो इलाका इजराइल का है, बहुत बहुत फेमस इलाका है इजराइल का। यहाँ पर उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। लेकिन जियाद जो है वो किस उससे आता है? तो ही इज अ बेदुआ। अब बेदुआ कौन है? बेदुआ देखिए, जो ट्रेडिशनली जो अरबिक नोमैड्स थे, जो जब अरब वर्ल्ड में इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, और उस समय ये पहले मतलब उमायद रूल में, उसके बाद अब्बासिद रूल में बहुत बड़े बड़े शहर यहाँ थे, बगदाद से लेके अलेप्पो से लेके शाम तक। तो वो उस लेकिन बेदुआ वो हिस्सा था जो हमेशा यहाँ वो अपनी रूरल उसने लाइफस्टाइल मेंटेन रखी। जब अरब अपराइजिंग हुई 1933 के बाद इस एरिया में, अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड अगेंस्ट द प्रोजेक्ट ऑफ ज़ायनिज़्म, तो उस समय बेदुआ भी न्यूट्रल रहे। और अभी 1948 के बाद काफ़ी बेदुआ इजरायली आर्मी में, यहाँ तक कि 7 अक्टूबर के हमले में बेदुआ का एक कुछ बेदुआ सोल्जर्स भी जो इजरायली आर्मी में हैं वो लड़े हमास से। अब ये बेदुआ कम्युनिटी से आता है, और ये जिस तरीके से इसको मारा और ये जो इसने बहादुरी दिखाई, वही हाल देखिए मेहर अल जजी ने जो जॉर्डन में किया। पूरी हिवैता ट्राइब इस समय वहाँ के एक जो चर्निंग हो रही है जो है जॉर्डन में, ट्राइबल चर्निंग, जिससे वहाँ का राजा जो अब्दुल्ला II है घबराया हुआ है एकदम, मतलब ही इज लाइक शिवरिंग, बिकॉज वहाँ पर ट्राइबल हैं जो सामने आ गए हैं हमास के पक्ष में, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के पक्ष में। आज नहीं तो कल अब्दुल्ला II को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा इसराइल के खिलाफ, वो ले नहीं सकता। एक अजीब ऐसे ही बात देखिए, वॉर जो होती है या रेजिस्टेंस वॉर जो होती है, आज़ादी की लड़ाई, जैसे 1857 ने 1942 पूरा बांध देती है ये। ऐसा मतलब जो कोलैबोरेटर्स होते हैं, जो मतलब आप ही के लोग जो दुश्मन के साथ होते हैं, उनको ऐसा फंसा देते हैं कि फिर वो टूट जाते हैं अंदर से। यही हुआ 1857 में भी हुआ, 1942 में भी हुआ, फिर 1946 में नेवल म्यूटिनी के समय हुआ, आईएनए ट्रायल्स के समय हुआ। तो ये जो देखिए जो वहाँ स्थिति है, वही स्थिति अब नकाब नजिब में इस हमले से हो गई। जो जियाद अबू सवेह ने किया, इससे जो नकाब में बेदुआ कम्युनिटी है, इसके अंदर अभी उसकी देखिए लाश पहुंची है, उसको लेके बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। अब उसमें इजराइल, जो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि जो बेदुआ इजरायलीज के साथ इतने समय से थे, वो कैसे ये अचानक हमास के साथ हो जाएंगे? तो भाई इतने समय की बात नहीं है, ये बदलती परिस्थितियां होती हैं। आप जो अभी 1 साल पहले 7 अक्टूबर को जहां जो लोग खड़े थे, आज थोड़ा वहां खड़े हैं। आज बिल्कुल स्थितियां 180 डिग्री 360 डिग्री पलट गई हैं। और वही चीज नकाब में होने जा रही है कि बेदुआ जो कम्युनिटी है वो इजराइल से अलग हो गई। अच्छा, क्योंकि एक बेदुआ कम्युनिटी को भी इजराइल ने प्रोसिक्यूट किया, उनकी मदद भी ली है, और मतलब जो कुछ एक सोल्जर फैमिलीज जो लंबे समय से आईडीएफ में सर्व करी, उनका आर्थिक फायदा भी हुआ। लेकिन ओवरऑल इजराइल ने प्रोसिक्यूट किया बेदुआस को। तो वो तो रेजेंटमेंट है, लेकिन वो उस रेजेंटमेंट को एक कैटलिस्ट चाहिए, तो जो कैटलिस्ट मिल गया। अब देखिए जो पूरा एक जो सिनारियो है, जब नजिफ, अच्छा नजिफ में देखिए बड़ा सेंसिटिव एरिया है। नजिफ वो एरिया है जहां पर जो एक्स रडार सिस्टम इजराइल का, वो भी वहीं पर जो रेलेथॉन कंपनी बनाती है एक्स रडार सिस्टम, वो वहां पर सिचुएटेड है। और इसका अभी देखिए जो कल यमन ने हमला किया, एक्स रडार सिस्टम वो सपोज टू डिटेक्ट दैट अटैक। तीन रडार सिस्टम्स थे। एक तो जो मेडिटेरेनियन जो रेड सी में अमेरिकन और इजरायली नेवी है, उसको डिटेक्ट करना चाहिए था। जो 2000 किलोमीटर यमन ने मारा मिसाइल, जो एक अपनी हातेम 2 मिसाइल मारी, और वो जो 11 मिनट में, केवल 11 मिनट में, और 20 लाख लोग डिसरप्ट हो गए इजराइल में, तो उसको डिटेक्ट करना चाहिए था रेड सी में अमेरिकन और इजरायली नेवी को। उनके रडार फेल हो गए। उसके बाद जो एक्स रडार जो सिस्टम है जो नजिब में प्लेस्ड है, उसको डिटेक्ट करना था, वो फेल हो गया। और फाइनली जो एरो सिस्टम है, उसकी तो बहुत ही बड़ी
एक उसका तो बहुत ही बड़ा मतलब फेलियर रहा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये आप देखिए कि नजीफ का जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है वो कैसे घूम के कल घटना घटी है, आज बिल्कुल उससे अलग घटना घटी, लेकिन कैसे दोनों कनेक्टेड है। दूसरी बात देखिए जो एक बड़ी चीज हुई, यमन में अमेरिका ने आज एयर स्ट्राइक्स की, कल इजराइल ने की थी, आज अमेरिका ने की। और अमेरिका का MQ-9 ड्रोन है $32 मिलियन का, वो जो एक धमारा, एक बहुत पुराना शहर है यमन का, थोड़ा सा आप मतलब एकदम जो वेस्टर्न यमन है वहां पर, और धमारा में, और वो काफी ऊंचा भी है, करीब 4200 मीटर ऊंचाई पे है, ठंडा वहां का मतलब वेदर है। धमारा पे ड्रोन मारा, और धमारा पे जो MQ-9 ड्रोन है $32 मिलियन का एक, उसको गिरा दिया यमन के इंटरसेप्टर्स ने, उसको गिरा दिया बिल्कुल। और जब उसको गिराने की जो पूरी एक जो वीडियो सामने आया है, पूरा आकाश हरा हो गया। और देखिए कि प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मदिन पे आकाश का हरा हो जाना, ये आप देखिए, ये इसकी अब प्रॉफिट मोहम्मद से जुड़े और भी, उनके बर्थडे से जुड़े और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स आज हुए हैं। लेकिन ये जो है कि आज के दिन आकाश का हरा हो जाना, ये और पूरा उसमें दिख रहा, मतलब इसमें कोई कहीं से क्योंकि जिस तरीके से वो ड्रोन्स मारे और जो इंटरसेप्शन हुआ, जो उसमें क्लैश हुआ, उससे पूरा हरा रंग उठा। और उसके बाद आप देखिए तो वो जो ड्रोन्स गिरे हैं MQ-9, और उसके पास फिर मतलब आग लग गई उनमें, चारों तरफ यमन के जो ट्राइबल लोग हैं वो किस तरह से वहां पर डांस ये उन्होंने किया, मतलब जो उनका अपना ट्राइबल डांस होता है, और एक विक्ट्री का पूरा इसमें उन्होंने एक जेस्चर दिखाया। यमन की तरफ से लगातार दिन में भर बयान आते रहे, बाकी पूरे देश में अरब वर्ल्ड से सब जगह जगह से जो भी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की फोर्सेज हैं, उन्होंने आज लगातार बयान दिया और ये कहा कि वाकई यमन ने जो कल ऑपरेशन किया था और आज जो किया है, क्योंकि आज देखिए ये दिस इज द 10th MQ-9 ड्रोन, ईच $32 मिलियन जो यमन ने गिराया है 7 अक्टूबर के बाद से, और पिछले हफ्ते में ये तीसरा है। तो आप सोचिए कि लगातार $320 मिलियन का नुकसान अमेरिका को अभी तक उठाना पड़ा, और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए अमेरिका अपने एक मतलब, लोग सोचते हैं कि अमेरिका तो खर्च करता है, ऐसा नहीं है। अमेरिका, इजराइल कंजूस भी बहुत है। ये एक अपनी चीज को, जो इनका एसेट डिस्टर्ब होता है, जिसमें इनको मॉनेटरी नुकसान होता है, उसको ह्यूमन लाइफ से ज्यादा उसको तरजीह देते। लेकिन तुम क्या तरजीह दोगे जब इस तरीके के से जिहाद के मतवाले मैदान में उतर आए और आकाश को हरा कर रहे हैं। ये जो एक बहुत बड़ी बात है, आकाश को हरा कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए एक और आज क्या हुआ कि तुलकरेम में नूर शम्स कैंप है, जिसमें से मार के भगाया गया इजरायलियों को, जो 10 दिन पूरी लड़ाई चली वेस्ट बैंक की। उसके बाद अभी भी यदा कदा वहां पर इन्वेजन की कोशिश होती है, उसको मार के भगाया जाता है। आज प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थडे के दिन वहां पर आज मतलब सुबह, यहां पर शायद कल था, आज मतलब कल और आज मिला के वहां पर है। तो वहां पर तुलकरेम की जो ब्रिगेड है उसने हथियारों के साथ मार्च किया, और पूरे नूर शम्स कैंप में उन्होंने, क्योंकि तुलकरेम वैसे लिबरेट कर दिया तो वहां आईडीएफ चेक पॉइंट्स वगैरह सब भगा दिए गए। अब तुलकरेम कैंप में बताइए हथियार लेके, नकाब पहने लोग घूम रहे हैं, एक हाथ में उनके वो है मशीन गन है, दूसरे हाथ में कुरान है, कुछ लोगों के एक हाथ में मशीन गन है, दूसरे हाथ में मिठाई का डिब्बा है जो वो पूरे रेजिडेंट्स को दे रहे हैं। और इसकी मतलब कई उसमें चीजें हैं। एक तो प्रॉफिट का बर्थडे, दूसरा जो जिस तरीके से अभी हाल के ऑपरेशन में सक्सेस मिली है, इन सब को मिला जुला के जो माहौल बना है उसका जश्न आज मनाया गया। और वहां भी पूरे हरे लिबास में वहां पर तुलकरेम में थे। ये देखिए, मैं ये कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी तरीके से किसी मुस्लिम सेंटिमेंट को अपीस करूं या ये करूं, ये फैक्ट है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। एक सच तो बोलना हमको पड़ेगा ना। जो अब आकाश अगर हरा हो रहा है तो उसको मैं नीला तो नहीं कह सकता हूं ना, और मैं उसको नोटिस करूंगा, उसका एक सिग्निफिकेंस है। जिस ज्योग्राफी में हो रहा है, जिस रिलीजियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे हो रहा है, उसको मैं उस पर मैं बात नहीं करूं। बाकी पत्रकार आजकल ऐसी न्यूज देते हैं, ये घटना हो गई, वो घटना, अरे उस घटना का वाइडर मीनिंग क्या है, उस घटना में रंग क्या है, उस घटना में
जज्बे कैसे हैं, उस घटना की अदाएं क्या हैं, उस घटना के वो घटना उस रीजन से दूसरे रीजन से कैसे जुड़ी है, हिस्टोरिकल कनेक्शंस क्या है। कम से कम ये नहीं मैं कह रहा हूं कि लंबा हिस्ट्री पे भाषण दे डालिए, लेकिन कुछ तो ढूंढिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नकाब का जो पूरा रेलेवेंस है वेदवांस का, और जिस तरीके से वहाँ पर जेरूसलम में जो अल अमूद, जो बाब अल अमूद गेट पे हमला हुआ और यहाँ का आदमी मारा गया, उसने पूरा एक टर्बुलेंस पैदा कर दिया, जो टर्बुलेंस जॉर्डन में टर्बुलेंस हो उसके करीब है। तो ये देखिए बात। अब एक देखिए हम आते हैं फिर से, जो कल मैंने आपको बताई थी पूरी घटना माउंट गेरिज्म की, जहाँ पर चिन्हित करके पूरा, मतलब परसों मैंने बताई थी आपको कि जहाँ पर चिन्हित करके जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने एक इजरायली सेटलर को जो आईडीएफ में था उसको पूरा घंटों इंतजार करके उसको मारा माउंट गेरिज्म में, जो नाब्लस में है। आज नाब्लस का जगोल जो नेबरहुड है, आईडीएफ को ये लगा कि वहीं से गोली चली है, जिससे वो जो आईडीएफ का सीनियर ऑफिसर जो कि आया था माउंटेन पे चढ़ रहा था, उसको घात लगा के मारा, और कई दिनों के इंतजार के बाद। तो जगोल एरिया में उसने इंटरवीन किया। अब जगोल वो एरिया है जहां पर 2007 में, देखिए फिर वही बात है, 2007 में जब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने गद्दारी शुरू की और इजराइल का साथ देना शुरू किया, तो फतेह जो पार्टी है महमूद अब्बास की, उसी का एक फैक्शन अलग हो गया और उसने हमास का साथ देने का उसने डिसीजन लिया कि आर्म स्ट्रगल से ही फिलिस्तीनी आज़ादी मिलेगी। इसी जगोल में दोनों के बीच गोली चली थी। अलक्सा जो मार्टियर्स ब्रिगेड है, जो आज तक लड़ रही है हमास के साथ कंधे से कंधा मिला के, और जो फतेह जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ऑफिसर्स हैं, यही इसी जगोल में गोली चली थी। यही जगोल से उस आईडीएफ सोल्जर को परसों मारा था माउंट गेरिज्म पे जो चढ़ रहा था। और आज फिर से उसी जगोल में आईडीएफ ने हमला किया। और आईडीएफ के हमले का जवाब कैसे दिया गया? जो नाब्लस में बलाता कैंप के जो शहीद हैं, जो अक्टूबर 2023 नवंबर 2023 में जो शहीद हुए, जोफी और अराफात, एक उसमें ये रस्मी अराफात हैं, जमाल, उनके नाम पे पूरा एक एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बनाई गई। और वो अच्छा, अभी ये वही बात है कि अभी देखिए इतनी जल्दी शहीदों के नाम किस तरीके से एक्सप्लोजिव्स को रीडिप्लॉय करके, उसको थोड़ा बहुत चेंजेस करके उनको नया शेप दे देते हैं, जिससे इजरायली फोर्सेस में एक खौफ सा खा जाता है। क्योंकि इजरायली फोर्सेस यूज्ड टू नहीं है इस तरीके से कि वो जो उन पे जो हमला करने वाले लोग हैं वो अपने एक्सप्लोजिव्स बदल रहे हैं। अच्छा, और अनाउंस कैसे किया? अब जगोल में क्या हुआ कि वहां की जो गलियां हैं, नैरो गलियां हैं, वहां आईडीएफ फोर्सेस ने घुसने की कोशिश की, तो वहां पर अल जौफी के नाम के नारे लगे और उसके बाद एक्सप्लोसिव डिवाइस छोड़ा गया। और किस रिदम में नारे लगे मैं आपको बता नहीं सकता हूं। बिल्कुल जैसे कोई एक मतलब एक लय के साथ संगीत के साथ एक जंग हो रही, संगीत के साथ एक जंग हो रही। मतलब आप सोचिए इस तरीके की पूरी सिचुएशन वहां पर बन गई। और जोफी का नाम लेके और जमाल का नाम लेके वहां पर एक जमाल एक्सप्लोसिव भी छोड़ा गया और आईडीएफ के कम से कम 11 सोल्जर वहां पर घायल हुए। हिजबुल्ला ने देखिए आज फिर से जो कम से कम मैं बता रहा हूं कि जो 32 साइट्स पे मारा है, उसमें जो अल मलिकिया साइट है वहां पर आग ही नहीं लगी, बल्कि वहां पर करीब 21 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हुए। उसमें से काफी जो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 5 से 6 मारे गए। और उसके बाद हिजबुल्ला ने यह भी फुटेज जारी की कि किस तरीके से उसने 2 मरकबा टैंक, अभी हाल ही में पिछले 3-4 दिनों में 2 मरकबा टैंक उसने रुवैसत अल अलम जो इजरायली साइट है वहां पर उनको चिन्हित करके मारा। तो ये देखिए एक लगातार जो पूरी सिचुएशन बनी हुई है। उसके बाद आपको बताएं कि हमास का एक स्टेटमेंट आया है और आज यह्या सिनवार फिर से एक मैसेज देना चाह रहे। अच्छा, अभी देखिए 7 अक्टूबर आ रहा है और यह्या सिनवार के बारे में मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। यह्या सिनवार ने अभी 3-4 दिन पहले शेख नसरुल्लाह को पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने पूरी सिचुएशन बताई और कहा कि हम लोग कैसे मिल के फिलिस्तीन की आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो फिलिस्तीनी जनता के नाम वो संदेश एक नया देने वाले हैं। इसको उसामा हमदान जो हमास के लीडर हैं, इस समय बाहर हैं वो, मतलब पैलेस्टाइन के बाहर,
उन्होंने उसको अनाउंस किया प्रेस के सामने कि उनका मैसेज आएगा। अब आप सोचिए कि उनका मैसेज क्या हो सकता है जो आएगा, जो कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, और जो ईरान की कुछ पहल के साथ एक उसका, ईरान की मैं ये नहीं कह रहा हूँ अटैक की, लेकिन ईरान से भी कुछ कुछ नए संदेश आए हैं और उनके साथ उसका कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है। और 7 अक्टूबर के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 7 अक्टूबर के दिन बड़ा कुछ होगा और ईरान का जो इनिशिएटिव है उसका कम से कम पहला चरण 7 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा। और इसको लेके यह्या सिनवार एक मैसेज फिलिस्तीनी जनता को देना चाहते हैं। क्या हो सकता है वो मैसेज? और उस मैसेज में कहानी है। उस कहानी में यही है कि बार बार जो वही जो बहुत बहुत पुरानी कहानी है, सबको पता है कि बार बार एक बच्चा भेड़िया भेड़िया चिल्लाता था और गांव वाले आते थे, सच भेड़िया नहीं होता था, ऐसे ही वो प्रैंक करता था। एक दिन असली में भेड़िया आ गया, वो चिल्ला रहा था, गांव वाले उसकी मदद करने नहीं आए। इस कहानी का आज के फिलिस्तीनी संकट से क्या मतलब, तो मुझको बताए। ये देखिए, ऐसे जो रिडल्स हैं, इन रिडल्स में किस तरीके से यह्या सिनवार और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस इंटेलेक्चुअली फंसा के रख देता है इजरायली ऑपोजिशन। उसके बाद देखिए जो आर्म्ड क्लैशेस हुए, हाँ वो जो मैं बता रहा था आपको गाजा में जो हुआ। अब गाजा में क्या है कि राफा में, ईस्ट राफा में एक मस्जिद है। उस मस्जिद के पास एक अजीब सा दृष्टिकोण, मतलब ये असल में ये वीडियो की घटना करीब 4 दिन पहले की है, लेकिन वीडियो आज आया। उसमें 2 जगह से कम 4 मरकबा टैंक्स आईडीएफ के, उनको पूरा एक चक्कर गिन्नी में उनको फंसाया गया और उसको मस्जिद के पास जो कुछ इस तरीके से आईडीएफ के सोल्जर्स थे, पहले उन पे एक डिकॉय हमला हुआ, मतलब असली हमला नहीं, फॉल्स, जो कि दूर से लगे कि हमला है, उसको लेके बहुत सारे टैंक्स सामने आए। उसके बाद उन इजरायली सोल्जर्स ने कहा नहीं ये तो ब्लैंक हम पे किसी ने फायर किया। उसके बाद वो आगे बढ़े तो दूसरी जगह फायर हुआ, वहां पहुंचे तो वहां भी ब्लैंक फायर था, तीसरी जगह पहुंचे वहां भी ब्लैंक फायर था। और क्यों ऐसे घुमा रहे थे कि इस पूरा मरकबा टैंक, जो कि बड़ा स्पेशल मरकबा टैंक था और जिसकी एक जो कैनपी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत, जिसको मैंने बताया कि जो उसका सिस्टम होता है उसमें, और इसराइल ने एडवांस कुछ टेक्नोलॉजी डाली है अभी पिछले 1 महीने में, जिसमें कई जो रॉकेट से हम इससे आरपीजी शेल से जो हमले फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के उतने इफेक्टिव नहीं रहे। आज उसको लेकिन इस वीडियो में दिख रहा है कि वो भेज दिया गया, और उसको इसी तरीके से कि वो जब घुमाया जा रहा था तो उसका जो चार्ज है, वो जो ऊपर कैनपी लगी उसका चार्ज कम हो रहा था, और जैसे ही उसका चार्ज एक पॉइंट पे पहुंचा, वहीं पर हमास के रेजिस्टेंस फाइटर्स ने मार दिया और उसमें पूरा का पूरा जो टैंक है वो उड़ गया और 2 तरफ से मारा। वहां पर आईडीएफ सोल्जर्स थे, वो कुछ नहीं कर पाए। ये देखिए, ये जो वही बात है ना, जो यह्या सिनवार की जो डॉक्ट्रिन है, सिक्योरिटी अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस, जो अभी रेजिस्टेंस फाइटर्स लोग, क्योंकि मुस्लिम मासेस का अरब इलाके में रेजिस्टेंस का बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन टेक्नोलॉजी अवेयरनेस बहुत वही एक समस्या रही है। उमर मुख्तार थे, वो उन्होंने उसकी बात की थी 1930s में, जो लीबिया में पूरा रिवोल्ट हुआ था। उसके बाद जो आज जो यह्या सिनवार ने जो एक पूरा एक कड़ी पकड़ी है और उन्होंने जो पूरा इसको थ्योराइज किया, और उनका नॉवल भी इस पे आया है, उनका नॉवल भी है और जो अरेबिक में है, और उसमें उन्होंने इस पूरी थ्योरी को एलैबोरेट भी किया। तो ये देखिए, पूरे जो एक आज का जो आज के पूरे जो बड़े घटनाक्रम थे उनका मैंने आपको एक खाका आज प्रस्तुत किया, और आज का प्रसारण मैं यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर मिलूंगा नए खबरों के साथ, सनसनीखेज खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।